दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आईं। आनिया ने छत की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह खैर। राशिम भी तनाव में दिखाई देने लगा। आनिया सीढ़ियां चढ़कर बेसमेंट के दरवाजे के करीब पहुंची और कान लगाकर सुनने लगी। बदहम आवाज़ें इसके कानों तक पहुंचने लगीं। सर्च वारंट के बगैर ये सब ठीक नहीं होता लेफ्टिनेंट साहब। आपा ने भी फौज की नौकरी भुगती हुई है। कानून शानून की थोड़ी बहुत जानकारी आपा को भी है। ये दिलबर मामू की आवाज़ थी। अच्छा, तो जनाब भी फौज में थे? लेफ्टिनेंट की आवाज़ आई। आप तो ऐसे हैरानी से कह रहे हो जैसे किसी सिख को फौज में देखा ही नहीं। अपनी फौज में हम सिखों के अलावा और है ही क्या? क्या मतलब? आर्मी ऑफिसर की आवाज़ तल्ख थी। मतलब का पता तुमको उस वक्त चल जाएगा जब खालिद से फौज को छोड़ गए, जब इंडियन फौज को हम खालिसों के बगैर पाकिस्तान और चीन से पंजा लड़ाना पड़ा। चंद सेकंड बाद दिलबर सिंह जी बुलंद आवाज में हंसे। लेफ्टिनेंट साहब, आपका तो रंग फीका पै गया है। मैं तो वैसे ही एक गल कर रहा था। रब करे हमारी गवर्नमेंट को अकल आ जाए और अकलियतों पर अपना हाथ जरा होला कर ले। आप समझो कि एक तूफान है जो अंदर ही अंदर पल रहा है। लेफ्टिनेंट के भुरभुड़ाने की आवाज आई। कुछ देर बाद वजनी बूटों की धमाधम बैरूनी दरवाजे की तरफ चली गई। आनिया तवील सांस लेकर वापस राशिम की तरफ आ गई। वो जानती थी कि करीबन 20 बरस पहले दिलबर सिंह जी ने बतौर कैप्टन फौज की नौकरी क्यों छोड़ी थी। उनकी सोच वही थी जिसकी एक झलक इस गुफ्तगू में दिखाई दी थी। ये हकीकत भी थी कि इंडिया की फौज ने हमेशा सिखों के बलबूते लड़ाइयाँ लड़ी थी। वही सिख जिन्हें गोल्डन टेम्पल में सैकड़ों की तादाद में बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया था और फिर इंदिरा के कत्ल के बाद सड़कों पर जिंदा जलाया गया था। बहुत से जख्म भर जाते हैं मगर अंदर से कच्चे रहते हैं, रिश्ते रहते हैं। 3 हफ्ते पहले जब आनिया जालिंधर से चली थी तो उसने अपनी पुरानी सिम निकाल कर फेंक दी थी और फोन ऑफ कर दिया था। लेकिन अब उसका दिल चाह रहा था कि वो बजरिया फोन कम से कम निहार से राब्ता करे और इससे घर के हालात जानने की कोशिश करे। कल उसने दिलबर मामू से कहकर नई सिम का इंतजाम कराया था। सहपहर को फोन ऑन करके उसने सबसे पहले निहार कौर का नंबर ही मिलाया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। तीसरी चौथी कोशिश पर निहार ने कॉल रिसीव कर ली और आनिया की आवाज़ पहचान कर शशदर रह गई। चंद सेकंड में उसने कोई निस दर्जन सवाल आनिया से कर डाले। इन सवालों के जवाब में आनिया ने उसे बस यही बताया कि वो राजवरी में एक जगह मौजूद है और बिल्कुल खैरियत से है। राजवरी में किस जगह? निहार ने बेताबी से पूछा, मगर फिर खुद ही अपने सवाल को कैंसिल कर दिया। ढीले लहजे में बोली, नहीं, रहने दो। जानकारी मुझे ना ही दो तो अच्छा है। मैं भी यही चाहती हूँ डेर। ये मेरे लिए बेहतर है और तुम्हारे लिए भी। चल लम्हे तक दोनों के दरमियान गंभीर खामोशी तारी रही। फिर निहार ने ठहरे हुए बोझल लहजे में कहा, आनिया, तुम्हारे लिए एक अहम समाचार है। फरहान की डेथ हो गई है। क्या? आनिया तकरीबन चिल्ला उठी। इसे सख्त शौक लगा था। वो सख्त ज़ला थी हो गई। इस खबर पर यकीन करने में इसे कुछ देर लगी। निहार ने जो कुछ बताया उससे इंकशाफ हुआ कि वाकया 5 दिन पहले हुआ था। मामूली बात पर फरहान का किसी से झगड़ा हुआ, बात बढ़ गई और फरीक़े मुखालिफ ने उस पर फायर कर दिया जो सीधा सीने में लगा। कौन था वो? आनिया ने दुख से पूछा। बस कोई राहगीर था। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद ठंडी सांस भरकर बोली, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। किसी वक्त तो मुझे लगता है आनिया जानी कि फरहान पर भी ये लाठी ही पड़ी है। वो अपनी हद से आगे जा रहा था। ये बात तुम क्यों कह रही हो निहार? तुम तो वहां बैठी हुई हो। तुम्हें क्या जानकारी कि यहाँ क्या होता रहा है? फरहान खतरनाक हथकंडों पर उतरा हुआ था। 6-7 रोज पहले वो मुझसे भी मिला। उसको शक था कि मुझे तुम्हारा कुछ न कुछ ठिकाना जरूर मालूम है। इसने मुझे साफ सीधे लफ्जों में धमकी दी कि रिटायर्ड कर्नल अरोड़ा से उसके संबंध हैं। अगर मैंने उसे तुम्हारा अता पता नहीं बताया तो वो बिलाखिर अरोड़ा को बताने पर मजबूर हो जाएगा कि आनिया का इस भगोड़े रासिम से मिलना जुलना था और ये वही है जिसने आनिया को ऐन शादी से पहले जालिंधर से भगाया है। कुछ मजीद तफसील भी निहार ने बताई। आनिया सन्नाटे में रह गई। उसे तवक्को नहीं थी कि उसका खालाजाद इस हद तक गिर सकता है। निहार ने मजीद कहा, तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि इसने 1 दिन पहले यही धमकी तुम्हारे पापा को दी थी और साथ में उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत का भी कहा था। शायद इसी को रब करनी कहते हैं। मोहलत से पहले उसकी अपनी मोहलत खत्म हो गई। 10-15 रोज पहले उसने अपनी नई गाड़ी निकलवाई थी। उस पर जा रहा था। थोड़ी बहुत पी पिला भी रखी थी। रास्ते में एक मोटर बाइक वाला गाड़ी की साइड से टकराया और दरवाजे पर स्क्रैच डाल दिया।
बस इसी स्क्रैच से बात बढ़ी और फरहान के प्राण ले गई। फरहान ने मुश्तइल होकर बाइक वाले को थप्पड़ मारा। इसने पिस्तौल निकालकर सीधा फायर कर दिया। आनिया शशदर थी। नमूदो नुमाइश को बेपनाह अहमियत देने वाला आखिर नमूदो नुमाइश की भीड़ ही चढ़ गया। विस्की वाली जो बात निहार ने बताई थी वो कभी कभी आनिया के दिमाग में भी आए बगैर नहीं रहती थी। वो सोचती थी कि कहीं कोई ऐसी स्टेज न आ जाए कि फरहान अपनी असलियत बताने पर तुल जाए। उसके ज्यादातर याराने हिंदू अमीरजादों से ही थे। अपने तौर तरीकों में भी बस वो नाम का ही मुसलमान था। निहार ने आनिया को बताया कि आनिया के घर वालों को भी फरहान की इस अचानक मौत का सदमा तो हुआ है, लेकिन फरहान की असलियत चूंकि जाहिर हो चुकी थी, इसलिए इस वाक़े में शायद कहीं राहत का एक पहलू भी है। अगले रोज दिल कड़ा करके आनिया ने पापा से कॉल मिलाई। पापा भी इस राब्ते पर शशदर हुए। आनिया ने उन्हें अपनी खैर खैरियत से आगाह किया और साथ ही एक बार फिर ये यकीन दहानी कराई कि वो इनकी तरबियत में परवान चढ़ने वाली बेटी है। किसी भी जगह हो अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करेगी। वो वाज़ेह तौर पर आनिया से बहुत खफा थे। उसके 10 फिक्रों के जवाब में एक आध लफ्ज़ ही बोल रहे थे। आनिया ने फरहान की नागहानी मौत पर दिली अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर पापा से एक दो फिक्रों का तबादला हुआ। उनकी बात से पता चला कि कम अज़ कम वो इस बात के कायल तो हो चुके हैं कि आनिया को फरहान की दुल्हन बनाने वाली सोच बिल्कुल गलत थी। वो इस काबिल हरगिज़ नहीं था। 8-10 मिनट की गुफ्तगू में पापा ने आनिया से नहीं पूछा कि वो कहाँ है, ना ही आनिया ने बताया। शायद दोनों ही ये बात समझ रहे थे कि इस हवाले से फिलहाल खामोश रहना बेहतर है। 7-8 रोज हो चुके थे। आनिया और राशिम मुसलसल इसी छोटे से बेसमेंट में थे। आनिया बस किसी वक्त किसी जरूरी काम से ही बाहर निकलती थी। राशिम किसी वक्त गुमसुम सा हो जाता था। उसे इस बात का कल्प था कि उसकी आरज़ू पूरी न हो सकी। वो फारूक को उसकी सालगिरह पर अपना मनचाहा तोहफा न दे सका था। अपनी राइफल खो जाने का भी उसे बहुत दुख था, जो इसने बहुत जतन करके हासिल की थी। दीगर हालात जूं के तूं थे। खैरू अब मुस्तकिल तौर पर इस घर में शिफ्ट हो चुका था। खाना वही पका रहा था। दिलबर मामू का ज्यादा वक्त भी इसी पुरसुकून कोठी में गुजर रहा था। वो हर हाल में खुश रहने वाले और खुश खुराकी से नाता न तोड़ने वाले शख्स थे। इस कोठी के आसपास भी जबरदस्त तनाव मौजूद था। गिरदो नवाह में पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देते रहते थे। किसी वक्त कहीं से इक्का दुक्का फायर की आवाज भी आ जाती थी। इसके बावजूद दिलबर मामू अपने हाल में मगन रहते थे। वो तहखाने से बाहर आई तो शाम हो चुकी थी। दिलबर मामू एक बड़ी थाली में मोतीचूर के लड्डू रखे एहतमाम से खा रहे थे। ये क्या है मामू? आनिया ने जरा नाराजगी से कहा। वो जवाब में बोले, हैरत की गल है भाई, जालिंदर की लड़की मोतीचूर देखकर कह रही है कि ये क्या है। ये क्या है मामू? भाई जालिंदर का मोतीचूर लड्डू तो विलायत तक मशहूर है, मगर आपकी डाइटिंग, वो डाइटिंग वाले फलसफे पर मैंने काफी गौर किया है। धीरानी बंदा दरअसल सिर्फ खुराक खाने से ही तो मोटा नहीं होता है, और भी कई चीजें हैं। अब देखो खुशी में भी तो बंदा मोटा हो जाता है ना। अब जरा सोचो, ये अमानुल्लाह और सुहेल अहमद के ड्रामे भी तो निरा हासा और निरी खुशी ही है ना। मैं खाना छड़ भी दूं लेकिन ये ड्रामे तो छड़ नहीं सकता। इसका मतलब है मोटा तो मैंने होना ही है। दिलबर मामू की बात को एकदम ब्रेक लग गए। किसी फौजी गाड़ी का तेज हूटर सुनाई दिया था। दोनों साकित बैठे ये आवाज सुनते रहे। फिर गाड़ी आगे निकल गई। दिलबर मामू ने मौजू बदलते हुए कहा, भाइया खुर्शीद आलम से बात हुई? हाँ मामू, 2-3 दफा राब्ता हुआ है। कुछ नरम तो हो गए हैं, मगर ओए हो जाएगा, जरूर हो जाएगा नरम। तेरे प्रेम में शक्ति है और मुझे विश्वास है ये शक्ति एक दिन जरूर काम दिखाएगी। वैसे भी पापा तेरा दिल का बहुत चंगा बंदा है। ऐसे लोग ये बात चंगी तरह समझते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसको दिल की बात मानकर गुजारना चाहिए। संसार जो कहे वो कहंदा रहे। आनिया सर झुकाए बैठी रही। फिर उन्होंने जरा तवक्कुफ करके आनिया से पूछा, और उन्होंने तेरे बारे में दूसरों को क्या बताया हुआ है कि आनिया कहाँ है? यही कि फाइन आर्ट का एक कोर्स करने के लिए दिल्ली गई हुई है। थोड़ी देर बाद जब आनिया बेआवाज चलती हुई तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंची तो रासिम जाग रहा था। उसने तकिए से टेक लगा रखी थी। आहट सुनकर वो चौंक गया और आनिया को लगा जैसे उसने जल्दी से कोई चीज तकिए के नीचे छुपाई है।
وہ راسم کے پاس آن بیٹھی اور اس کے زخمی ہاتھ کے ناخن بڑی احتیاط سے تراشنے لگی۔ اسی دوران اس نے صفائی سے کاغذ کا ایک ٹکڑا راسم کے تکیے کے نیچے سے نکال لیا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ یہ قریباً 4x10 انچ کا ایک رنگین اسٹیکر تھا۔ شاید خیرو کہیں باہر سے لے کر آیا تھا۔ اس پر ٹوٹی ہوئی زنجیر کی تصویر تھی۔ نیچے ایک نعرہ درج تھا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ اس نعرے کے ساتھ راسم نے اپنے انگوٹھے کے تازہ نشان سے مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ یہاں روشنائی تو نہیں تھی، بس اس کا خون تھا جو رس کر پٹیاں بھگوتا رہتا تھا۔ ایسے ہی کسی زخم سے انگوٹھا تر کر کے اس نے یہ نشان لگا دیا تھا۔ کیا جدوجہد کا کوئی اور راستہ نہیں؟ آنیا نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے اب یہی راستہ رہ گیا ہے آنیا، مجھے مارنا ہے یا مر جانا ہے۔ میرا فاروق ہر روز مجھ سے پوچھتا ہے، کیا ایک نعرہ نہ لگانے کی سزا اتنی ہی کڑی ہوتی ہے؟ کیا میری جان اتنی ہی سستی تھی؟ میرا قاتل اتنا طاقتور کیوں ہے؟ وہ کیوں اب تک اس زمین کے سینے پر دندنات پھر رہا ہے؟ مجھے اپنے فاروق کو جواب دینا ہے آنیا، مجھے آخری سانس تک کوشش کرنی ہے، مگر وہ فی الحال آپ کی پہنچ سے دور ہے۔ دیوار سے ٹکرا کر خود کو شدید نقصان پہنچا لینا کہاں کی دانشمندی ہے راسم؟ کچھ قلعوں کو سر کرنے کے لیے بار بار جان کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ سومنات پر بھی تو کسی نے انگنت حملے کیے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آنیا نے بھی بحث مناسب نہیں سمجھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اسے پھر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ وہ اس کے ورم زدہ پاؤں کے ناخن کاٹتی رہی، اپنے کومل ہاتھوں سے اس کے پاؤں سہلاتی رہی۔ وہ چہرے پر عجیب کیفیت لیے چپ چاپ لیٹا رہا۔ اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر رکھی تھیں۔ اچانک تہخانے میں اندھیرا چھا گیا، بجلی چلی گئی تھی۔ راسم نے بےتاب ہو کر کہا، آنیا آپ کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاؤں کی طرف سے اٹھ کر سرہانے کی طرف آ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ وہ جس بات کو کئی دنوں سے کہنا چاہ رہی ہے اور جو اس کے ہونٹوں تک آتے آتے رک جاتی ہے، اب کہی جا سکتی ہے۔ اس نے راسم کے ہاتھ کو اپنے کومل ہاتھ میں رکھا اور عجب کیفیت میں اسے اپنے رخسار تک لے گئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے رخسار پر دباتے ہوئے وہ مستحکم آواز میں بولی، راسم، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یوں لگا جیسے راسم کے ہاتھ پر بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور تیز سے بولا، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ کیا دیوانوں جیسی بات کر رہی ہیں؟ مجھے آپ سے بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ نہیں راسم، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ حالات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، میں آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ راسم غصے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے شدید کھانسی ہونے لگی۔ آنیا نے ہاتھ جلا کر ٹارچ ڈھونڈی اور اس کی روشنی میں راسم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گیا، مگر اس کے زخمی چہرے پر غصے اور جھلاہٹ کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ آنیا کف سیرپ لانے کا بہانہ کر کے بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ 6-7 روز تہخانے میں گزارنے کے بعد دلبر ماموں ایک بار پھر راسم اور آنیا کو اوپر بڑے کمروں میں لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ بہرحال اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی تھی کہ اس مرتبہ انہیں کوٹھی کے 2 عقبی کمرے دیے گئے تھے۔ راسم کی حالت کی وجہ سے آنیا اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ وہ ایک صوفہ کم بیڈ استعمال کر رہی تھی۔ راسم کچھ ناراض تھا۔ ایک رات وہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پاپا سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ آنیا نے سلسلہ کلام وہیں سے شروع کیا جہاں سے پچھلی رات چھوڑا تھا۔ آج اس نے پاپا کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی جھولی میں آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ پاپا، آپ نے مجھے سچ بولنا سکھایا، اور سچ یہی ہے کہ میں راسم سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کبھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے میں نے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں پاپا۔ اگر راسم میری زندگی میں نہ آ سکے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ میں آپ ہی کے سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ خورشید عالم خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ سے انوکھی راہوں پر چلتی رہی ہے، مگر وہ جتنی انوکھی اور جدا تھی، اتنی ہی گہری بھی تھی۔ اس کے فیصلے آسانی سے بدلتے نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ پاپا، اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ میں انہیں ان کے ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔
آپ کے تو تعلقات ہیں، سورسز ہیں، آپ ہمیں باہر بھجوا دیجیے گا، ہم ان سارے بکھیڑوں سے نکل کر کہیں دور بھی تو جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ گر گئے۔ آنیہ، بچہ نہیں ہوں میں، لالی پاپ دکھا دکھا کر مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں موجود تمام تر محبت اور رعایت کو بروئے کار لا کر سوچوں بھی تو تمہاری سنگین حماقت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پاپا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کے آواز بنے ہوئے ہیں۔ شٹ اپ، شٹ اپ! وہ پھر دھاڑے، مجھے پولیٹیکل سائنس مت پڑھاؤ۔ اس نے روتے روتے کسی ننھی بچی کی طرح پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ سوری پاپا، سوری، مگر میں کیا کروں؟ ڈوب مرو، دفع ہو جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو، ہم سمجھیں گے مر گئی ہو، مر گئی ہو۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔